हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वही सामान्य विज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर 9। इससे पहले आपको 8 मॉडल टेस्ट पेपर में दे चुका हूँ, उसके क्वेश्चन लगा लेना, काफ़ी अच्छे हैं सुपर टैट के देखते हुए। सुपर टैट को ही ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, पूरे उसके सिलेबस के पैटर्न पर हैं और पूरी आशा है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन 10 जरूर मिल जाएंगे। तो दोस्त, अपना मॉडल टेस्ट पेपर 9 शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, देख लीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए। भाई, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, थोड़े लंबे हैं और ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना। आपके पास 10 सेकंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो साइकिल चलाने वाला है वह मोड़ लेते हुए इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र जो होता है वह आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। जो दूध होता है उसे मथते हैं, क्रीम निकालते हैं, तो उससे जो क्रीम अलग होती है दूध से, उसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शन आपके सामने घर्षण बल है, अपकेंद्री बल है, गुरुत्व बल है या शान बल है। तो बताइए भाई। तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। देखिए, होता क्या है, जब हम कोई वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वृत्त है, यहाँ पर केंद्र से ऐसे करके कोई वस्तु घूम रही है, ठीक है, अलग हो रही है, तो ये क्या है? अपकेंद्री बल लगा रही है। अपकेंद्री यंत्र जो होता है जिसकी सहायता से हल्के या भारी कणों को पृथक किया जाता है। अपकेंद्री बल एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कोई भारी और हल्के तत्व होते हैं उन्हें बाहर किया जाता है। ठीक है, जैसे दूध होता है, आपने गांव में देखा होगा, अगर आप गांव से लिखे हैं तो आप इजिली इस प्रक्रिया को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। परिवर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा। बताइए भाई। तो सूर्य से ऊष्मा जो है पृथ्वी पर वह विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग महत्तम होगा? तो ये ध्वनि का वेग महत्तम किस में होगा? क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज, किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होगा? महत्तम होगा मतलब सबसे ज्यादा होगा, किस में होगा भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके पास सोचने का पूरा वक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको, तो ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, वही किसमें होती है? आपके पास पूरा टाइम है, देख लीजिए। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? तो भाई, ध्वनि की गति जो सबसे तेज होगी वो होगी भाई कांच में। किसमें होगी दोस्त? कांच में होती है। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे तेज कांच में होती है और लगभग कितनी होती है? 5640 मीटर पर सेकंड होती है। सही है। और वायु की कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि वायु की गति कितनी होती है? वायु की कितनी होती है दोस्त? 332 मीटर पर सेकंड होती है।
ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कांच में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अगर नहीं भी बन रहे है तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को समझिए। अगर ऐसी क्वेश्चन सेम आता है आपके एग्जाम में, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है, और यही ऑप्शन मिलते हैं, तो आप इजीली लगा पाओगे। ठीक है, ये चिंता मत कीजिए कि नहीं हो रहा है या हो रहे हैं तो अच्छी बात है, पर आपको समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए भाई, नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन होती है, एक तो विकिंडन होता है, एक संलयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन कितने खतरनाक बना के दिए हैं, ज्यादातर आपको यही मिलता है भाई, विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा, लेकिन ऑप्शन देखिए आप, नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। वही देखिए, इसके भी दो भाग होते हैं और इसमें होती है ये नियंत्रित विखंडन द्वारा। हमेशा याद रखना, नाभिक के रिएक्टर का जो संबंध होगा ऊर्जा उत्पादन में, उत्पन्न होने में, वो हमेशा नियंत्रित विखंडन द्वारा ही होगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल नोटिस करके रखनी है दोस्तों। ये नाभिक के रिएक्टर होता है, इसमें ईंधन के रूप में प्राय क्या होता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 व प्लेटिनियम, क्या दोस्त, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239। इसका जिक्र आपको हमेशा मिलेगा नाभिक के रिएक्टर वाले केस में, तो ये चीज भी आप याद रख लेना। इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम क्या होता है भाई, प्लूटोनियम होता है 239। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हमेशा नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन में नाभिक के विखंडन या नियंत्रित विखंडन हमेशा काम आता है, नियंत्रित वाला, अगर ऑप्शन में इस प्रकार आए तो। ये क्वेश्चन अच्छा है, गिराय गति नियम का निरूपण किसने किया था। आपको भौतिकी के क्वेश्चन लाया हूँ आज, कल को रसायन के लाऊंगा, फिर जीव विज्ञान के भी लाऊंगा। ठीक है, गिराय गति नियम पर निरूपण किसने किया था, बताइए भाई। इसका आंसर हो जाएगा केपलर ने। कि गिराय गति नियम किसने दिए थे, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, गिराय गति नियम दिए किसने थे, तो भाई जोनिस केपलर ने दिए थे। हमेशा जोनिस केपलर का याद रखना, गिराय गति नियम का निरूपण किसने किया था, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। सोनार, सोनार वर्ड दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है। सोनार का प्रयोग कहाँ होता है भाई, अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा होता है, द्वारा है। ठीक है, देख लेना। ठीक, किसके द्वारा होता है भाई, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। तो सोनार होता क्या है, सोनार के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जो सोनार होता है ना, सोनार की सहायता से महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं होती है ना, उनकी स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागरों में क्या किया जाता है भाई, उतारा जाता है, उन्हें भेजा जाता है। ठीक है, जब ये तरंगे उस वस्तु से टकराती है, कोई बिल्कुल महासागर में डूबी हुई कोई चीज है, जब ये पराश्रव्य तरंगे अंदर जाती है महासागर में, उन वस्तुओं से टकराकर वापस लौटती है, तो उन वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसलिए सोनार का अधिकांश प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, डेसिबल, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, बताइए भाई डेसिबल का प्रयोग। तो डेसिबल जो होता है, ये ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किसकी, ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सोनार और डेसिबल। लास्ट क्वेश्चन है, दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिए, काफी अच्छा है, और मुझे भी बताइए भाई, जल्दी आप देख लीजिए, आपके पास पूरा टाइम है पढ़ने का, पढ़ने के बाद मुझे बता देना। देखो भाई, ऊपर क्या पढ़ा था हमने, सोनार। ठीक है, तो नॉटिकल मील जो होती है, एक गैर एसआई मात्रक होता है, नौ चालकों द्वारा समुद्र, वायु और ध्रुवीय अन्वेषण में इस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। इस मात्रक का प्रयोग जो है दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, दूरी मापने के लिए नौ संचालन में। तो ये चीज आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई ए। दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग में की जाती है, बताइए भाई किस में की जाती है, नौ संचालन में की जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये चीज ऐसी है जो आपके बहुत काम आएंगी। सही है,
तो ये आप अच्छे से पढ़ते रहा कीजिए। दूरी की इकाई नॉटिकल के मील में क्यों उपयोग की जाती है भाई? ये की जाती है नौ संचालन में, और मैंने आपको इसका तरीका भी बता दिया है। नॉटिकल मील पृथ्वी के परिधि पर आधारित होती है, सही है। समुद्र, वायु, ध्रुवीय अन्वेषण में इस मात्रा का तीनों जगह भी, समुद्र में भी, वायु में भी और ध्रुवीय अन्वेषण में नौ संचालकों द्वारा इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है और दूरी मापने के लिए किया जाता है। मेन इसका उद्देश्य हो जाएगा नौ संचालन में। अगर आता है ना नॉटिकल मील का प्रयोग नौ संचालन में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नौ संचालन में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे और काफ़ी मेहनत से बना के लाए गए हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।